नमस्कार, दुनिया की आवाज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं राहुल चौहान। आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट शामली में, और जहां पर हमारे साथ वर्तमान सरकार में जिला अध्यक्ष जो अभी अभी नियुक्त किए गए हैं और वर्तमान सरकार में ही पूर्व विधायक रह चुके श्री तेजेंद्र नरवाल जी का मैं अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और इन्हें जिला अध्यक्ष बनने की हार्दिक बधाई देता हूं। तो हम धन्यवाद। 2024 का लोकसभा चुनाव धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है, उसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और जनता के और विपक्ष के कुछ सरकार पर आरोप है उनके बारे में ही हम श्री तेजेंद्र नरवाल जी से बात करेंगे। तो मेरा पहला सवाल है सर, जैसा कि 2024 का चुनाव लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, तो सरकार किस मुद्दों को लेकर चुनाव में जा रही है? सरकार मुद्दे लेके जाएगी। सरकार तो सारी समस्याओं को हल करती जा रही है, और जितना किसी भी क्षेत्र में, एक क्षेत्र नहीं, किसी भी क्षेत्र में अपने लें, चाहे विकास के काम है, चाहे पढ़ाई से संबंधित चीजें हैं, चाहे गरीब लोगों के लिए योजनाएं हैं, चाहे और देश के विकास की 10 चीजें हैं, चाहे दुनिया भर में विदेश नीति का मामला है, चाहे देश की आर्थिक स्थिति का मामला है, एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं जहां सरकार ने रिमार्केबल पोजीशन में पहुंचकर कुछ ऐसी चीजें अचीव ना की हो। और ये 9 साल के समय में जितना कुछ सरकार के द्वारा किया गया, उतना अगर हम कभी घोषणा पत्र में लिखते तो शायद लोग विश्वास न करते कि हम 9 साल में इतना कुछ कर सकते हैं। तो मुद्दे तो मुझे लगता नहीं विपक्ष के पास कोई मुद्दा है, कोई भी मुद्दा नहीं है उनके पास। जैसा कि आपकी सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास जी, तो इस सबका साथ सबका विकास में किसान इस मुद्दे से अलग क्यों है? अगर बात करें तो शामली मिल की मैं यही बात उठाता हूं, यहां पर सोसाइटी में लगभग 36 दिनों से धरना चला हुआ है, लेकिन जो बकाया भुगतान है उसकी अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। एक पर्टिकुलर मिल की विशेष परिस्थितियां हैं, या मशीनें पुरानी हैं, काम उनका चल नहीं रहा है, या घाटे में मिल है, वो उसकी अलग परिस्थितियां हैं। ओवरऑल मिला के स्थिति है कि सपा और बसपा के समय में 20 मिलें बंद हो चुकी थी, लगभग इतनी मिलें बेच दी गई थी, और वो सारी मिलें हमने दोबारा से चलवाई हैं जो बंद हो चुकी थी। बहुत सारी मिलों की क्षमता वृद्धि हुई है, और जहां पहले कई साल तक गन्ने का पेमेंट नहीं होता था, आज 90% मिलों में 14 दिन से लेकर मैक्सिमम 1 महीने के अंदर तक पेमेंट हो पा रहा है। कुछ विशेष परिस्थिति अगर किसी मिल की है तो उसके आधार पर आकलन नहीं किया जा सकता। शामली मिल की मशीनें पुरानी हैं, उतना वायबल उन्हें चीजें नहीं पड़ती, उनकी अलग परिस्थितियां हैं। ऐसी कुछ मिलें हो सकती है 2-4 जो भी होंगी। अगर बात करें तो शामली गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, और शामली डिस्ट्रिक्ट में 3 मिलें हैं जी, ऊन, थाना भवन और शामली। तीनों ही मिलों की स्थिति आज बहुत खराब है। ऐसा क्यों है सर? नहीं, वो बजाज ग्रुप की कुछ मिलें हैं जिनका पेमेंट के मामले में थोड़ा सा, मैं बता, कुछ मिलें हैं ऐसी, लेकिन उनकी परिस्थितियां विशेष हैं। विशेष से मतलब वही कुछ मिले हो सकते हैं, 90% मिले हम ठीक करके ले आए, वरना एस्क्रो अकाउंट का कानून कोई हमने थोड़े बनाया है। 1968 से कानून है, किसी भी सरकार ने इसका पालन करने की कोशिश तक नहीं की। आज जब तक गन्ना है तब तक मिलें चलती हैं। आज एथेनॉल की परमिशन सरकार ने दे दी। 30-40 साल से लोग भाषण देते थे कि एथेनॉल आएगा, किसान का जीवन बदलेगा, एथेनॉल आएगा, उससे ये होगा, एथेनॉल आएगा, ऐसा करेंगे, लेकिन किया किसी ने नहीं था। मोदी जी आए, उन्होंने कर दिया। जिस समय हमें देश मिला, आप उस समय की परिस्थितियां उठा के देखो कि क्या हालात थे चीनी के और गन्ने की। विदेशों से 72 लाख टन चीनी शरद पवार जी के नेतृत्व में आई थी, और जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो सब उसी मंत्रिमंडल का हिस्सा थे। जब किसी ने नहीं कहा कि 72 लाख टन चीनी क्यों आ गई देश के अंदर, जब से देश की आर्थिक स्थिति चीनी के क्षेत्र में बिगड़ी, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीनी हमसे बेहतर बनती थी। चीनी पर हम 15% से ज्यादा शुल्क लगा नहीं सकते थे। किसानों ने, प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि इसे 40% कर दो, और माननीय मोदी जी ने उसे 100% लगा दिया। तब से हमारी चीनी बिकने लगी, और धीरे धीरे चीनी मिलों की हालात भी सुधरने लगी और किसानों की हालात भी सुधरने लगी। तो इसके बारे में तो कहने के लिए आपके पास बहुत कुछ है नहीं चीनी के बारे में। तो 21 सितंबर 2021 को आपकी सरकार द्वारा ही गन्ने का जो समर्थन मूल्य 325 से बढ़ाकर 350 कर दिया गया था, और जब से लेकर आज तक
कोई मूल्य में वृद्धि नहीं हुई है। महंगाई की अगर बात करें तो खाद बढ़ गया, डीएपी बढ़ गया, एनपीके बढ़ गया, रासायनिक पदार्थ बढ़ गए, लेकिन गन्ने का जो मूल्य है वो वहीं पर अटका हुआ है। ऐसा क्यों है? अगर बात करें हरियाणा की, हरियाणा में भी मूल्य बढ़ा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर 350 पर ही अटका हुआ है। 2 ही साल हुए हैं, बहुत तब से रब से की वो बात ही नहीं है। जो आपने कहा है खाद का मूल्य उतना नहीं बढ़ा, प्रतिशत में आप उठा के देखेंगे, बल्कि कुछ बराबर आया, कुछ घटा भी। इसलिए आप एक लाइन में नहीं कह सकते पेस्टिसाइड बढ़ गई, खाद बढ़ गई, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया। ऐसा कुछ नहीं, सब चीज लगभग संतुलन में है। 10 रुपए इस बार केंद्र सरकार ने बढ़ाए, 21 में हमने 25 बढ़ाए थे, 22 में नहीं बढ़े केवल, लेकिन अब 23 आ गया, 23 में फिर सरकार के रेट घोषित होने वाले हैं। 10 रुपए केंद्र से घोषित भी हो चुके हैं, बाकी प्रदेश सरकार अपना जल्दी उनका फैसला आ जाएगा इस पर। एक सवाल है सर, रोजगार को लेकर के 2018 में यूपी पुलिस की भर्ती निकली थी, लेकिन उसके बाद अब तक कोई भर्ती नहीं निकली है। ऐसा क्यों है सर? ऐसा कुछ नहीं, आप मुख्यमंत्री जी के बयान पढ़ो, दोबारा से घोषणा की उन्होंने कि बड़े, लेकिन वो इलेक्शन के टाइम पे ही हुआ। इलेक्शन अब कब है? अभी अब कहाँ लोकसभा चुनाव है, लोकसभा अगले साल है जी, तो कहाँ हो आप? वही, हाँ, लोकसभा अगले साल है जी जी। और कितनी सारी, लगभग 4-5 लाख तक की वैकेंसी की घोषणा कर चुके हैं। किसानों का सरकार पर आरोप है, जो लगभग 36 दिन से धरना चला हुआ है, उसमें अभी तक सरकार का कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है आश्वासन देने के लिए कि इस मिल की स्थिति सुधर जाएगी। मिल की स्थिति सरकार कैसे सुधार देगी? मिल को लोन मिलना था, लोन मिल गया। मिल के खुद के एक मिल का मैंने बताया, अब एक मिल को सारा भारत समझ रहे क्या? नहीं, सबको पता है, सबको पता है इस मिल की हालत क्या है। उन किसानों को जो बैठे हैं उन्हें पता है, हमें पता है, लेकिन वो जिस तरह से चाह रहे, पुरानी मशीन में है, उनके कर्मचारी बेटे के बाद, मतलब बाप के बाद बेटे की नौकरी मिलने का प्रावधान इस मिल में था, और वही मिलता आ रहा है, 90 साल से मिल है। तो उसके कारण से कुछ गुणवत्ता का ह्रास है, वो क्वालिटी भी डाउन गई कर्मचारी की। बाप तो अगर इंजीनियर बन के आए थे, बेटा कुछ कम, उससे कुछ कम, तो एक तो उसकी इनके साथ समस्या है, और बाकी उसकी अपनी आर्थिक तंत्र में फंसने के कारण से परिस्थिति बिगड़ी है। सरकार की तरफ से कोई ऐसा काम नहीं किया गया, वरना बाकी मिलों की हालत कैसे सुधरती? अगर एक मिल की हालत से आप तुलना करें, बाकी मिलों की हालत सुधरती तो कैसे सुधर जाती फिर? नहीं सर, डिस्ट्रिक्ट असेंबली के ही 3 मिलों की स्थिति खराब है, बाकी सभी मिल अपना पेमेंट टाइम पर दे रहे हैं। हाँ, तो कुछ मिलों को बताया ना मैंने, 15 योजना गिना सकता हूँ भाजपा सरकार के द्वारा जो किसानों के लिए की गई है। 1991 से लेकर जब से माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे, और आप उधर से योजनाएं ढूंढ के लाना विपक्ष से कि कभी कोई योजना उन्होंने लागू किया नहीं की। पहला प्रमाण पत्र किसान भाई के नाते किसान को दिया तो माननीय कल्याण सिंह जी ने। किसान भाई का दस्तावेज आया जो 12 से ज्यादा विभागों में मान्यता प्राप्त था, और पहली बार किसान को एक पहचान पत्र मिला। पहली बार कोई मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी थे केवल, जो ये खड़े होकर कहा मुझसे कि 72 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर बदल दिया जाएगा, वरना कोई 72 दिन की गारंटी भी नहीं देता था। पहली बार कल्याण सिंह जी ने कहा कि जो किसानों की पर्ची, गन्ने के भुगतान की पर्ची है, वो सोसाइटी से न मिलकर उनका सीधा पैसा बैंक में जाया करेगा। बहुत लोगों ने आंदोलन किया, हमारे जिले में भी आंदोलन हुआ जब मुजफ्फरनगर जिला था, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार अपने फैसले पर अड़ी रही, और आज सब किसान कहते हैं कि वो फैसला बहुत बेहतर था और किसानों को एक बहुत बड़े नुकसान से बचा दिया गया। पहली बार कोई मुख्यमंत्री आए भाजपा के, कल्याण सिंह जी, उन्होंने कहा कि किसान रोज रोज जिला मुख्यालय पे जाता है, रोज रोज परेशान होकर कभी यहाँ कभी यहाँ, कभी इस दफ्तर कभी उस दफ्तर। एक दिन नियत कर दिया कि तहसील दिवस होगा, मंगल के दिन तहसील दिवस होगा, और उस दिन सारे अधिकारी वहीं पर मिलेंगे। एक जगह जाकर के किसान की जो भी समस्या होगी या गांव के लोगों की जो भी समस्या होगी, वो सारी एक दिन एक स्थान पर जाकर ही उन्हें सॉर्ट आउट करने का एक प्रयास उस सरकार ने प्रारंभ किया। यूरिया की समस्या आई, हमसे पहले यूरिया पे बहुत लोग बोलते थे, और हर 2 साल 4 साल बाद यूरिया की जो रैक आती थी वो किसानों के लिए सस्ती दरों पर आती थी। उस सस्ती दरों पर आने वाली रैक को कुछ लोग केमिकल फैक्ट्री में कहीं और इस्तेमाल करने के लिए नंबर 2 से उस रैक को ले जाते थे, क्योंकि वो सस्ती पड़ती थी, और किसान मारा मारा फिरता था। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई, वो जो हर 4-5 साल में ब्लैक होता था यूरिया पर, और उस पर लाठीचार्ज होता था, वो सारी चीजें बंद हो गई। हमने यूरिया में नीम मिला दिया, नीम कोटेड यूरिया हो गया, तो किसी भी मतलब का नहीं, वो और किसी काम नहीं आएगा, सिर्फ खेती के काम आएगा, वो बंद कर दिया। किसान 3 रुपए से लेकर 5 रुपए सैकड़े के अंगूठा लगाकर पैसा उठाता था ब्याज पे, आम बाजार से, प्राइवेट सेक्टर से। लेकिन हमने उनके लिए क्रेडिट कार्ड की योजना शुरू कर दी, तब से किसानों को राहत मिली, और आज किसान क्रेडिट कार्ड का बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। अगर वो ठीक से समय से भुगतान कर पाए तो 3% के आसपास की दर पड़ती है।
तो ऐसी अनेक, जैसे आपने किसान सम्मान निधि है वो हम लाए, गन्ने पे हमने सरचार्ज लगाया है बाहर से आने वाले गन्ने पर, जो हमने आयात शुल्क लगाया उसके कारण से गन्ने की स्थिति सुधरी। एथेनॉल पे हमने काम किया, आज 20% एथेनॉल मिल रही है, उस पर हमने काम किया। गांव में बिजली आती नहीं थी मुलायम सिंह के समय में, ट्यूबवेल पे बिजली आती नहीं थी, बिल जाता था 925 रुपए के आसपास, यानी कि 11,000 रुपए एक साल का बिल पड़ता था एक ट्यूबवेल का। उसके अलावा हर किसान जो जरा सा भी जागरूक है, जो खेती करता है, वो 15 से लेकर 20 दिन महीने भर तक एक जनरेटर लाता था और जनरेटर से अपनी सिंचाई करता था, क्योंकि ट्यूबवेल पे लाइट कभी नहीं मिलती थी। एक 15 दिन का भी मिनिमम है, 15 दिन, एक महीने से कम नहीं मिलेगा किसी का, सब देखोगे अगर आप। लेकिन अगर 15 दिन भी वो किसान सिंचाई करता था जनरेटर लगा के, कोई भी छोटे से छोटा इंजन भी या जनरेटर भी 3,000 रुपए रोज से कम की कीमत पर नहीं आ पाता था। और 15 दिन भी अगर हम मिनिमम मान के चले तो 15 दिन का खर्च होता था 45,000 रुपया। 45,000 रुपया वो जाता था किसान की जेब से, 11,000 रुपये का बिजली का बिल जाता था, और बिजली आती नहीं थी ट्यूबवेल पे। आज 8 घंटे बिजली आती है, ठीक टाइम से आती है, आने और जाने का टाइम किसान को पता है, और बिल अब तो माफी कर दिया। हालांकि एक विशेष में बीच में है, कुछ लोग ये भ्रमित कर रहे हैं लोगों को कि आप ट्यूबवेल पे मीटर न लगाओ, सरकार झूठ बोलकर बाद में बिल ले लेगी। लेकिन उसका मकसद झूठ बोलने से नहीं, हमने किसानों को अगर 1 लाख रुपए तक का लोन माफ किया था 2017 में, माननीय योगी जी की सरकार आती, हमने 36,000 करोड़ रुपया माफ किया था। लेकिन ऐसा नहीं को 36,000 करोड़ रुपए हमने बैंकों से बोल दिया कि आप अपनी जेब से दे दो। बैंक की हालत भी ठीक रहे, उनकी आर्थिक स्थिति भी ना बिगड़े, तो सरकार ने अपने बजट में से 36,000 करोड़ रुपए निकालकर बैंक को दिए थे। ऐसी बिजली कंपनी प्राइवेट है, बिजली कंपनी किसानों को बिजली दे रही है, वो सरकार उस बिल का भुगतान करेगी, किसानों को कोई भुगतान नहीं करना, इसलिए किसान के लिए तो बिल शून्य रहेगा। लेकिन चूंकि भुगतान सरकार को करना है, इसलिए मीटर लगने से हमें जानकारी हो जाएगी कि हमें कितनी एक्चुअल में बिजली मिल रही है, कितनी कंज्यूम कर रहे हैं और कितना बिल उन पर जाना चाहिए, इसलिए मीटर लगाए जा रहे हैं। आप कुछ लोग भ्रमित करते हैं मीटर लगा के कल बिल आ जाएगा। अगर योगी जी की और मोदी जी की जुबान भी भ्रमित करने वाली है, तो फिर तो कोई भारत में कुछ काम कर ही नहीं पाएगा। दुनिया में सबसे ज्यादा विश्वसनीयता, नेताओं की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी थी। माननीय मोदी जी आए, माननीय योगी जी आए, तो अब लोगों को पता है कि जो कहते हैं वही करते हैं, वरना मंच पर कुछ और बोलना, मंच के नीचे चरित्र दूसरा और उसके बाहर तीसरा, पता नहीं कितने चरित्र थे, कितने चेहरे थे। ये विश्वास में उठाकर जो मोदी जी लाए, जो योगी जी लाए, अगर उन पर आरोप लगा रहे कि वो झूठ बोल के कह रहे हैं, तो एक भ्रमित करने वाली स्थिति है। और विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, ना उन पे कोई नीति है, ना उन पे कोई नेता है, ना उनकी कोई विचारधारा है। सिर्फ एक विचारधारा है कि मेरे परिवार का पेट कैसे भरे, मेरा बच्चा राजनीति में कामयाब कैसे हो जाए। उनका बच्चा चाहे लालू के हैं, चाहे मुलायम के हैं, चाहे कांग्रेस के नेताओं के हैं, चाहे अन्य दलों के नेताओं के हैं, सबका मकसद यह है कि हमारे नेता पद प्राप्त कर लें और वो बड़े पदों पर पहुंच जाएंगे तो पूरे भारत का भला हो जाएगा। अरे मोदी जी के परिवार के लोगों को भी तो देखना चाहिए, वो कैसे कोई पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है, कोई राशन की दुकान पे काम कर रहा है, कैसे अपना जीवन चला पा रहे हैं। योगी जी की बहन को 1000 बार देख लिया लोगों ने, वो कैसे एक छोटी सी चाय की दुकान पर तब से चाय बना के बेचती हैं, कैसे खुद अपने जानवरों के लिए चारा लेकर आती हैं, वरना क्या वो नहीं कमा सकते थे। वो लालू जी या मुलायम जी या इन परिवारों की तरफ से वो 1000 करोड़ के सुपर में पहुंच जाते हैं उनकी संपत्ति भी। जो लोग सड़कों पर चलते थे वो आज हवाई जहाज में घूम रहे हैं, लंबी लंबी गाड़ियों में घूम रहे हैं, वो ईमानदार हैं। और मोदी जी योगी जी के लिए कहते हैं नहीं, वो झूठ बोलकर वादा कर रहे हैं। सरकार वचनबद्ध है, सरकार ने खुलेआम घोषणा की है और ये वादा किया लोगों से, हमारे संकल्प पत्र में था है कि हम किसानों की बिजली माफ करेंगे, और हमने माफ कर दिया। अप्रैल के बाद का या मार्च के बाद का कोई भी बिल किसानों से नहीं लिया जाएगा। इस तरह से बहुत सारी योजना हमने बिजली के कनेक्शन जारी किए। 1994 में एक हाई कोर्ट का आदेश आया और उसमें लिख दिया गया कि पानी के बड़े संयंत्र बंद कर दिए जाए, जिससे वाटर लेवल नीचे जा रहा है वो रुक जाए। उसमें कहीं नहीं लिखा था कि ट्यूबवेल है, लेकिन माननीय योगी जी की सरकार आई, उसने हाई कोर्ट में जाकर जैसे रिट दायर करनी चाहिए उसके अगेंस्ट जाना चाहा, तो तब वो फैसला पढ़ के देखा गया तो मालूम हुआ इसमें ट्यूबवेल का कहीं जिक्र नहीं था। लेकिन 1994 में जो सरकार थी, सपा और बसपा गठबंधन की सरकार थी, वही किसानों के हितैषी कहते हैं अपने आप को, और उन्होंने ट्यूबवेल बंद कर दी थी जबकि कोर्ट का कोई आदेश नहीं था। तो ऐसे भ्रमित करके हमने कनेक्शन खोल दिए, हमने दोबारा से पूरे पश्चिम के कनेक्शन खोल दिए और दोबारा से लोगों को ट्यूबवेल के कनेक्शन मिल रहे हैं। किसानों के लिए जितना कुछ भाजपा ने किया उतना अब किसान सम्मान निधि है, बड़े किसान के लिए कम लग सकते हैं, लेकिन जिसके हिस्से में 2 बीघे 4 बीघे जमीन आती हो उसके लिए 6,000 की राशि एक बहुत बड़े सम्मान की बात है। ये सारी चीजें
किसानों के हक में। अब एथेनॉल से चलने वाली गाड़ी आई, एथेनॉल कैसे बनेगा? गन्ने से बनेगा, मक्का से बनेगा, धान से बनेगा। अभी 100 पेट्रोल पंप का से 4-5 महीने पहले मोदी जी ने उद्घाटन किया जो बायोफ्यूल से चलेंगे। बायोफ्यूल कैसे बनेगा? आप गोभी है, सब्जी बो रहे हैं, आप बैंगन बो रहे हैं, वो मंडी में जाएगा आपका जो फल है उस पर, लेकिन उसके जो जड़ है, उसका जो तना है, उसके पत्ते हैं, उसकी वो सारी बायोफ्यूल में जाएगी। तो आपका जो वेस्ट है, जो बचत, वो किसान इधर उधर फेंकता था, जैसे आपने धान ले लिया लेकिन वो पुरानी बायोफ्यूल में जाएगी। ऐसे ही मक्का से, इन्हीं चीजों से एथेनॉल बनता है। तो सारी चीजें आने वाला समय किसान के लिए इतना बड़ा बेस तैयार कर दिया मोदी जी ने कि उनकी हर एक फसल के रेट उन्हें मिलेंगे, और बहुत जल्दी ही इस सारी चीज में, अभी भी परिवर्तन बहुत हो चुका है, बहुत बड़ा परिवर्तन आपको और ज्यादा दिखाई देगा किसान की आर्थिक स्थिति में। और अगर वही मैं बदले में आपसे कहूं कि आप विपक्ष के नेताओं से जाके पूछना कि मैं 30 साल के अंदर यहाँ पर 20, 25, 30 योजना गिना सकता हूं जो हमने 1991 से लेकर 32 साल अब तक किए हैं। लेकिन मेरा निवेदन है, आप विपक्ष के नेताओं से जाके पूछिए क्या उन्होंने भी गलती से कोई योजना लाए? कभी कोई उनके दिमाग में आया कि किसानों के लिए योजना ले आए? कभी कोई उनके मन में आया कि चलो हम भाषण देते हैं सारा कुछ किसान के ऊपर, हम भी कुछ करें? केवल भाषण देने से ही, किसान पुत्र और धरती पुत्र नाम रख लेने से ही काम नहीं चलता। एक पार्टी को आप किसान विरोधी कह रही, लेकिन काम सारा वही कर रही है किसानों के लिए, और अपने आप करना कुछ नहीं, केवल भाषण देना किसान के नाम पर। वरना बता दे क्या किया 30 साल तक? अब तक 3 साल के अंदर जब से भाजपा उत्तर प्रदेश में, एक काम आप मुझे बता दें कि सरकार ने किसानों के लिए ये योजना लाए कोई भी योजना? हमारे तो फसल बीमा भी, मैं आपको गिन के बताऊंगा तो 22-23 योजना निकल जाएंगे जब तक के। तो मेरा ये कहना, ये कुप्रचार है भाजपा के विरुद्ध, और उन पर कुप्रचार के सिवा और कोई रास्ता नहीं। वरना उन्होंने कभी ना किसानों के लिए सोचा, ना किसानों के बारे में कोई विचार किया, ना कोई चिंतन करके कोई योजना लाए। केवल भाषण में जरूर उन्होंने कहा कि हाँ भाई हम किसानों के हितैषी हैं और वो भाजपा किसान विरोधी है, ये शब्द उन्होंने जरूर कहे अपने भाषण में। और मेरा आपसे निवेदन है, आप ये एडिट करके चीजों को नहीं दिखाएंगे, ये मेरा निवेदन है आपसे। तो साथियों, सरकार पर लगाए गए इल्जामों का श्री तेजेंद्र नरवाल जी ने बेबाक तरीके से जो जवाब दिया है, तो आप देख ही रहे हैं। तो मैं तेजेंद्र नरवाल जी का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। तो मैं श्री तेजेंद्र नरवाल जी का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद जी।